अस्सलाम वालेकुम लर्नर्स। आज हम करेंगे यूनिट नंबर 8। द नेम ऑफ यूनिट इज़ एग्रीकल्चर, लाइव स्टॉक एंड फिशरीज़। इस इमेज में आपको सारा क्लियर हो रहा है, ये तीनों कंसेप्ट इस इमेज के अंदर मौजूद हैं। तो इस यूनिट के अंदर हम एग्रीकल्चर की मुख्तलिफ़ कैटेगरीज सीखेंगे और ये देखेंगे कि एग्रीकल्चर एक बहुत ही कम्प्लेक्स सिस्टम है। इसके अंदर इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट, जिस तरह एक सिस्टम चलता है ना, सिस्टम ये होता है कि जिसमें आप काम एक तरीके से करते हैं, एक स्टेप बाय स्टेप करते हैं। सिस्टम के अंदर पहला स्टेप पहले होगा, सेकंड बाद में और फिर थर्ड। ऐसा नहीं हो सकता कि हम थर्ड स्टेप पहले कर लें और फर्स्ट वाला बाद में, यानी एक सीक्वेंस चलता है इसके अंदर। तो ऐसा ही सीक्वेंस एग्रीकल्चर के अंदर भी पाया जाता है। एमसीक्यूज़ करते हैं। पहले एमसीक्यूज़ में आपने ये बताना है कि फ़िशरीज़ एक्सपोर्ट्स 2020 में कितनी हुई। तो ये है 1.6%, यानी कितनी मछलियों को हमने दूसरे ममालिक को बेचा। सेकंड एमसीक्यूज़ में आपने बताना है कि एक चैलेंज बताना है, वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंजेस, यानी बहुत सारे चैलेंजेस में से एक कौन सा ख़ास चैलेंज है, और वो है ओवर फिशिंग, यानी बहुत ज़्यादा फ़िश को पकड़ना, ज़्यादा से ज़्यादा मछली को पकड़ना। और थर्ड क्वेश्चन है कि सबसे ज़्यादा कल्टीवेटेड कैश क्रॉप पाकिस्तान में कौन सी है। कैश क्रॉप्स वो क्रॉप्स हैं जिनको हम इसलिए कल्टीवेट करते हैं ताकि उससे हम प्रॉफिट गेन कर सकें। मेन मकसद उसका प्रॉफिट गेन करना होता है, ना कि ग़िज़ाई ज़रूरियात पूरी करना। यानी अगर हम गंदम कर रहे हैं काश्त, तो हम इससे ग़िज़ा भी हासिल करते हैं, लेकिन अगर कॉटन कर रहे हैं तो उसका मेन पर्पस क्या है, हमने उसको बेच कर उससे प्रॉफिट अर्न करना है। तो हमने क्या करना है, यहाँ से कैश क्रॉप हमने सेलेक्ट करनी है। वीट भी हम फूड के तौर पर यूज़ करते हैं, राइस भी करते हैं और शुगर केन भी। ये तीनों बेसिकली हैं तो फूड क्रॉप्स हैं, यानी स्टेपल क्रॉप्स हैं जिनको हम अपनी ग़िज़ाई ज़रूरियात के लिए कल्टीवेट करते हैं। लेकिन कॉटन को हम सिर्फ़ और सिर्फ कैश अर्न करने के लिए, प्रॉफिट गेन करने के लिए कल्टीवेट करते हैं। तो कैश क्रॉप यानी कैश लेने के लिए, प्रॉफिट लेने के लिए, तो वो कौन सी है? कॉटन, थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में आपने देखना है, ये क्वेश्चन ही स्टेटमेंट गलत लिखी हुई है, हमने इसको ठीक करके लिखना है। स्टेटमेंट बनेगी कि पाकिस्तान में कैश फार्मिंग का कौन सा अहम फ़ायदा है। बाकी जितने भी, अच्छा मैंने अभी क्लियर किया आपको कि कैश क्रॉप्स का मेन फोकस क्या होगा, प्रॉफिट अर्निंग, ठीक है। और स्टेपल क्रॉप्स का क्या मेन होगा ऑब्जेक्टिव, कि हमने उससे खुराक की ज़रूरत पूरी करनी है। जितनी भी हमने अभी पहले डिस्कस की थी, गंदम, चावल, शुगर केन वगैरह, ये सारी की सारी कैश क्रॉप्स भी हैं, लेकिन जो मेजर कैश क्रॉप है वो हमारे पास कपास है, ठीक है। तो कैश क्रॉप का बेसिक जो पर्पस है, वो क्यों उगाई जाती है, सबसे अहम फ़ायदा क्या है, ये क्या करती है, कैश मतलब आमदनी, इनकम। ये क्या करती है, किसानों को आमदनी फ़राहम करती है, उनको इनकम फ़राहम करती है। फोर्थ क्वेश्चन में आपने ये बताना है कि राइस को कल्टीवेट करने का कौन सा बेस्ट मेथड है, कौन सा मेथड है। तो ये है ट्रांसप्लांटिंग। ट्रांसप्लांटिंग में क्या करते हैं, पहले राइस के बीज डालकर सब पनीरी उगाई जाती है और फिर वो निकाल के ऐसी लैंड के अंदर, ऐसी ज़मीन के अंदर उनको, उस पनीरी को लगाया जाता है जहाँ पे ऑलरेडी पानी दिया होता है और उस खेत में पानी खड़ा रहता है। ट्रांसप्लांटिंग यानी जो पहले आपने छोटे छोटे पौधे लगाए, उनको निकाला फिर दोबारा ज़मीन से, उनकी जड़ों समेत, मट्टी समेत, और फिर वो हमने दोबारा खेत में लगा दिए, और खेत के अंदर हमने पानी भी रखना है। चावलों के लिए मैक्सिमम पानी चाहिए होता है। तो ट्रांसप्लांटिंग क्या है, कल्टीवेशन ऑफ राइस का मेथड है। क्वेश्चन नंबर 6 में हम कैसे कल्टीवेट करते हैं शुगर केन को, गन्ने को। तो उसको हम उसके हिस्से करके, स्टॉक्स कटिंग कर करके ना, उनको डालते हैं खेत के अंदर, लाइंस के अंदर, और उस तरह हम उसको कल्टीवेट करते हैं। 7 शॉर्ट एमसीक्यूज़ में आपने ये बताना है
कि क्या डिफरेंस है दोनों में, ट्रांस ह्यूमंस माइग्रेशन में, सॉरी हर्डिंग में। हर्डिंग क्या होता है, जो वो जानवर रखते हैं और ज़ख़ीरा करते हैं अपने पास, जानवरों का जितना भी उनके पास है, रेवड़ वगैरह, उसमें, और नोमैडिक हर्डिंग में। ठीक है, दोनों में क्या फ़र्क है, मेन डिफरेंस क्या है कि मैंने कल भी डिस्कस किया था। जो खाना बदोश होते हैं वो पानी चरागाह की तलाश में मूव करते थे आगे से आगे, यानी एक इलाके में उन्होंने यूज़ कर लिया ना, तो फिर उससे अगले इलाके में चले जाएंगे, फिर उसके बाद उससे अगले इलाके में चले जाएंगे। लेकिन ट्रांस ह्यूमेंट जो होते हैं वो अपना रेवड़ लेकर पहले पहाड़ों पे थे, विंटर सीज़न में सिर्फ आते हैं नीचे, ठीक है, जो करीबी इलाके होते हैं, फिर वापस सर्दियाँ ख़त्म होंगी तो वापस अपने पहाड़ों पे चले जाएंगे, यानी वापस जा रहे हैं जहाँ से आए। लेकिन जो नोमैडिक होते हैं हर्डर्स, वो क्या करते हैं, आगे से आगे जा रहे हैं, वो वापस पीछे की तरफ नहीं आ रहे। तो इसका फ़ायदा ये होता है कि जहाँ से वो यूज़ करके जिस लैंड को वो जा रहे हैं, उस लैंड को भी इतना टाइम मिल जाता है कि दोबारा से उसके अंदर ज़मीन की पैदावारी सलाहियत बहाल हो सकती है इस टाइम के दौरान। 8 MCQs में हमने देखना है कि नोमैडिक और ट्रांस ह्यूमंस हर्डिंग में, यानी जो जानवर पालते हैं उनके रेवड़ों में, उसके ख़ास एक उसका बेनिफिट क्या है। तो इसका ये है कि इससे ओवर ग्रेजिंग नहीं होती किसी भी एक एरिया में, क्योंकि वो तो चले जाते हैं ना, मूव कर जाते हैं। जैसे नोमैडिक आगे इलाके में चले जाएंगे और जो ट्रांस ह्यूमेंट्स हैं वो वापस ऊपर पहाड़ों पे चले जाएंगे। तो ये फ़ायदा होता है कि ओवर ग्रेजिंग का रिस्क नहीं होता उस इलाके में। 9th MCQs में हमने देखना है कि इनलैंड फ़िशिंग, यानी जो मुल्क के मुख्तलिफ़ हिस्सों के अंदर आप फ़िशिंग करते हैं, ठीक है, और एक्वाकल्चर फ़िशिंग में, फार्मिंग में क्या फ़र्क है। इनलैंड फ़िशिंग फार्म्स में जो हमारे दरिया के अंदर, कैनाल्स के अंदर जितनी भी फ़िशिंग की जाएगी उसे कहेंगे हम इनलैंड फ़िशिंग। लेकिन एक्वाकल्चर फार्मिंग में क्या होता है, फ़िश के लिए अलग अलग से फार्म्स बनाए जाते हैं, वहाँ पे उनकी देखभाल की जाती है, और ये जो फ़िश एक्वाकल्चर में हम फार्म्स में हम कर रहे हैं जिनकी ग्रोथ, वो सारी फ़िश और ये जो इनलैंड फ़िश प्रोडक्शन हो रही है, ये सारी की सारी फूड फ़िश है जिसको हम खाने के लिए यूज़ करते हैं, उसकी प्रोडक्शन के लिए किया जा रहा है। और साथ साथ इससे ये भी मसला नहीं रहता कि समंदर के अंदर हम ओवर फिशिंग को रोकते हैं। अगर समंदर से ही सिर्फ लेते रहेंगे फ़िश या दरिया से, कैनाल से, तो इससे क्या होगा, वो आलूदा भी हो जाएंगे और वहाँ पे शॉर्टेज भी हो जाएगी। तो इस चीज़ को कम करने के लिए हम एक्वाकल्चर फार्म को प्रमोट करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 10 में ये पूछा गया है कि दोनों के अंदर सिमिलैरिटी क्या है। सिमिलैरिटी, दोनों के अंदर सिमिलैरिटी ये है कि दोनों ही ये जो जितना भी हम इंसान यूज़ करते हैं फूड, एज फ़िश को एज अ फूड यूज़ करते हैं, उसी के लिए इस्तेमाल हो रही हैं। जैसा कि मैंने 9th क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन में बताया आपको कि दोनों तरीक़ों से ये फ़िश की प्रोडक्शन को इंक्रीज़ कर रहे हैं। और फ़िश की प्रोडक्शन क्यों इंक्रीज़ कर रहे हैं, फॉर फूड। फर्स्ट क्वेश्चन में हमने देखना है कि इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट, ये तीनों जो टर्म्स हैं, ये अपने कैश क्रॉप और स्मॉल स्केल सबसिस्टेंस फार्मिंग को मद्देनज़र रखते हुए बयान करनी है। यानी दोनों में कंपैरिजन करना है कि इनपुट मतलब खर्च, जितना भी खर्च आएगा जो कि फ़सल तैयार करने से पहले के काम है, वो सारे इनपुट में आएंगे। खेत तैयार करने से पहले, यानी अभी हमने बीज नहीं बोया, उससे पहले क्या करना है, हमने खेत को रेडी करना है पहले। इसमें हमने खेत को जो रेडी करना है उस पर जितना भी खर्चा आएगा, हमने बीज लेने हैं, मशीनरी को हमने मंगवाना है और कीड़े मारा दवात वगैरह लानी है, तो इस सब पे जितना भी ख़र्चा आ रहा है, ये सारे का सारा ख़र्चा, सारे का सारा जितना भी एक्सपेंडिचर है, ये किस में आएगा, इनपुट में। प्रोसेस में क्या होगा, प्रोसेस में हमने फ़सल लगा ली है, ठीक है, अब उसको कीड़े मार दवात भी हमने इस्तेमाल करनी है, हिफाजती इक़दाम करने हैं, पानी देना है, ज़रख़ेज़ी को बढ़ाना है, तो ये सारा क्या आएगा प्रोसेस के अंदर। और आउटपुट में क्या होता है, आउटपुट में हमने देखना है कि हमारे पास कितना प्रोडक्शन हुई, जितना हमने मेहनत की क्या उतना ही हमें आउटपुट मिल रहा है या नहीं। हमने देखना है कि हमारे पास कितनी आमदनी हो रही है, कितनी फ़सल हुई, और हमें मजमूई तौर पर इसका फ़ायदा हो रहा है या हमें नुकसान हो रहा है, ये होगा आउटपुट। ये तो इनकी डेफिनेशन थी, हम इनका कंपैरिजन देखेंगे।
हमने कैश क्रॉप के लिहाज से और स्मॉल स्केल सबसिस्टेंस फार्मिंग के लिहाज से कंपैरिजन करना है क्वेश्चन में जो पूछा गया है। तो इनपुट अगर देखा जाए तो कैश क्रॉप पे ज़्यादा आएगा, हायर कैपिटल इन्वेस्टमेंट होगी, सीड को परचेज़ करना है, फर्टिलाइज़र यूज़ करनी है, केमिकल्स। और स्मॉल स्केल सबसिस्टेंस फार्मिंग में ये होता है कि छोटे छोटे आपके पास खेत के हिस्से हैं। कैश क्रॉप के लिए बड़े बड़े आपको ज़मीन के टुकड़े चाहिए होते हैं, छोटे छोटे नहीं। ये दोनों में पहला फ़र्क है। तो स्मॉल स्केल में हमारे पास क्योंकि एरिया कम है इसलिए कॉस्ट कम आएगी, इसके साथ साथ इनपुट भी कम होगा। जब एरिया कम है तो सारे का सारा जो इनपुट मैंने अभी एक्सप्लेन किया वो सारे का सारा कम होगा। कैश क्रॉप क्योंकि बड़े पैमाने पे की जाती है काश्त, इसलिए इस पे ख़र्चा भी ज़्यादा आता है, मॉडर्न टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं और सिर्फ़ एक तरह की ही फसल उस ज़मीन पर काश्त की जाती है। और स्मॉल सबसिस्टेंस फार्मिंग में आप दो तरह की फसलें भी यानी दो तरह के बीज भी एट अ टाइम एक ही उस फसल के अंदर, एक ही खेत के अंदर आप ग्रो कर सकते हैं। बेसिकली तीन ही क्रॉप्स ऐसी हैं जो कि ग्लोबली यूज़ हो रही हैं और उन्हीं से तमाम कैलोरीज़ ली जा रही हैं, जैसे वीट, राइस और मेज़ वगैरह। तो बाकी जो जितने भी फूड्स हैं वो इन्हीं से प्रोड्यूस होते हैं और मेजॉरिटी इसका जो हिस्सा है वो एनिमल फीड के लिए भी चला जाता है, इसी फसल का ही। मॉडर्न मेथड्स जितने भी यूज़ किए जा रहे हैं उनमें कम टाइम यूज़ होगा और प्रोडक्शन भी ज़्यादा होती है। और जो ट्रेडिशनल मेथड्स हैं, ओल्ड मेथड्स हैं, उसमें टाइम भी ज़्यादा यूज़ हो रहा है और प्रोडक्शन भी कम हो रही है। तो ये इनका आउटपुट हम देख रहे हैं कि आउटपुट किस में ज़्यादा आ रहा है, कमर्शियल में। और जितनी भी कैश क्रॉप्स हैं वो बेसिकली कमर्शियल पर्पस के लिए ग्रो की जाती हैं। तो ज़्यादा फ़ायदा भी हमें कैश क्रॉप्स में ही हो रहा है क्योंकि वहाँ पे सारे लैंड एरियाज़, फार्म्स बड़े बड़े हैं और बड़े बड़े फार्म्स पे काश्त करना, उन मशीनरी को यूज़ करना ज़्यादा बेटर है बजाय इसके कि छोटे छोटे खेत के हिस्सों के लिए, पैचेस के लिए एक अलग अलग उस मशीनरी को लाना भी और ले जाना भी अच्छा खासा कॉस्टली होगा। तो आउटपुट क्या मिल रहा है, कैश क्रॉप का जितना भी आउटपुट है वो हमने सेल आउट करना है दूसरे कंट्रीज़ को और लोकली। और जो सबसिस्टेंस फार्मिंग है इसमें हमने फूड को जितना भी होगा वो सिर्फ़ और सिर्फ फैमिली यूज़ करेगी। अगर थोड़ा बहुत बच जाता है फालतू तो उसको बेच भी सकते हैं, लेकिन मेन मकसद सबसिस्टेंस फार्मिंग का होता है कि अपनी फैमिली को फूड प्रोवाइड करना, जबकि कैश क्रॉप का मेन मकसद प्रॉफिट अर्निंग है। थर्ड क्वेश्चन में आपने बताना है कि सिंध और मकरान की कौन कौन सी पोर्ट्स हैं जो कि यूज़ हो रही हैं। तो सबसे पहले तो ये पाकिस्तान 1050 लिखा हुआ है तो 0 का हट के वहाँ पे 8 लिखें। ये इतनी कोस्ट लाइन है हमारी, यानी साहिल समंदर जो अरेबियन सी के साथ है ये इतना है 1058। तो यहाँ पे फ़िशिंग सेंटर्स भी हैं। मेन जो सेंटर हैं वो सिंध और मकरान हैं। सिंध की जो पोर्ट्स हैं उसमें आएगा कराची, कोरंगी, कैटी और बिन कासिम पोर्ट्स। इसके अलावा जो मकरान है यानी बलूचिस्तान का जो एरिया है वहाँ पे भी कुछ स्मॉल पोर्ट्स हैं, जैसे कि जीवानी है, पसनी है, गवादर पोर्ट्स हैं। तो ये सारी पोर्ट्स अलग अलग, कुछ सिंध की हैं और कुछ बलूचिस्तान के एरिया की। इस क्वेश्चन को मैंने बुक पे भी मार्क किया है और इस तरह इमेज भी शेयर किया है, जहाँ से चाहे आप लोग कर सकते हो। गंदम और चावल की आपने ज़हरी शक्ल बयान करनी है, दोनों में क्या डिफरेंस है ये बताना है। तो चावल का पौधा बिल्कुल सीधा और बुलंद होता है और कितना ऊंचा होता है, 1 से 5 मीटर तक ये ऊंचा होता है। पत्ते दोनों के लंबे और बारीक होते हैं, हल्के होते हैं, लेकिन चावल के पत्ते सब्ज़ रंग के होते हैं। इसकी जड़ें मिट्टी में गहरी और मजबूती से होती हैं और ये चावल का पौधा पानी में उगता है। ट्रांसप्लांटेशन में मैंने आपको इसको क्लियर किया है। इसके ऊपर एक सुनहरी रंग का खोशा बनता है जो चावल के दानों से भरा हुआ होता है। ऐसे ही गंदम का पौधा देखें तो उसकी भी जड़ें मजबूती से ज़मीन में होती हैं। तना सीधा और पायदार और नरम होता है। पायदार मतलब उसके अंदर ड्यूरेबल है। इसके पत्ते भी तंग, लंबे और सब्ज़ रंग के होते हैं गंदम के, और चावल के पत्ते हल्के सब्ज़ रंग के थे।
फिर फूल आते हैं इसके ऊपर, किस रंग के होते हैं? हल्के और पीले रंग के फूल आते हैं इस पे, सफ़ेद भी हो सकते हैं या हल्के पीले से, गोल्डन कलर किसे कह सकते हैं। और गंदम का जो बीज है वो ओवल शेप में होता है, सुनहरी रंग का होता है। दोनों के इमेज शेयर किए गए हैं, इनको देख के आपका कंसेप्ट मज़ीद क्लियर हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन में आपने शुगर केन यानी गन्ने के बारे में बताना है कि टेम्परेचर कितना चाहिए 20 से 30 डिग्री तक। 20 डिग्री से अगर बिलो टेम्परेचर हुआ तो शुगर केन की ग्रोथ नहीं होगी, और अगर 40 से अबाव हो गया तो उससे भी इसकी प्रोडक्शन कम आएगी। रेनफॉल शुगर केन के लिए मॉडरेट रेनफॉल काफ़ी है। सॉइल टाइप इसके लिए वेल ड्रेन्ड होनी चाहिए, ऐसी इसको पानी ज़्यादा दिया हुआ हो, ठीक है। और इसके लिए सैंड नहीं अच्छी, यानी रेतले इलाकों में इसको काश्त नहीं कर सकते, वहाँ पे मॉइस्चर ज़्यादा नहीं होती। और पीएच कितनी होनी चाहिए इसकी? 6.5 से 7.5 के दरमियान। तो ऐसी सॉइल बहुत अच्छी होगी जो कि वेल ड्रेन्ड हो और जिसकी पीएच लेवल इतना हो 6.5 से 7.5 तक। कॉटन के लिए भी मॉडरेट रेनफॉल चाहिए, लेकिन अगर बारिश कम हुई है तब भी कॉटन को हम ग्रो कर सकते हैं। टेम्परेचर कॉटन के लिए ज़्यादा चाहिए हमें, 25 से 35 के दरमियान में, ये इसकी ग्रोथ के लिए बेस्ट टेम्परेचर है। और सॉइल जो है कॉटन के लिए वेल ड्रेन्ड हो, यानी ये भी वही, इसके लिए भी वही चीज़ चाहिए हमें कि नमी से भरपूर हो लैंड, और पीएच उसकी है 6.0 से 7.5 के दरमियान। लोमी सॉइल ऐसी सॉइल होती है जो मिक्सचर हो क्ले, सिल्ट और सैंड का। बेसिकली ये फर्टाइल होती है, वेल ड्रेन्ड होती है, और इस पे इजी से हम काम कर सकते हैं। 3 मेजर प्रॉब्लम्स जो कि तमाम कैश क्रॉप्स को हैं, वो उसमें ख़ास तो ये है कि तमाम की तमाम पानी पे डिपेंड, इनको मुसलसल पानी की फराहमी ना की जाए, या अगर ड्राउट की कैफियत हो, खुश्क साली की कैफियत हो तो नुकसान होता है। ख़ास तौर पर प्राइस, क्योंकि कैश क्रॉप्स में प्राइस की ना फ्लक्चुएशन आती रहती है, तो कभी ग्लोबल डिमांड्स मतलब जो दूसरे कंट्रीज़ हमसे डिमांड करते हैं, कुछ वेदर कंडीशंस ऐसी होती हैं जिससे इनकम कम होती है फार्मर्स को। इसके अलावा तीसरा मेन मसला ये हो सकता है कि फर्टिलाइज़र्स उनको ऑब्टेन करने में, यूटिलाइजेशन ऑफ फर्टिलाइज़र में भी मसला होता है। फिर सीड्स की अवेलेबिलिटी और क्वालिटी सीड्स की इज़ आल्सो अ मेन प्रॉब्लम। और कंटिन्यूसली, क्योंकि कैश क्रॉप्स तो एक ही जगह पे, मैंने कहा था एक ही फसल होती है काश्त उस एरिया में, तो कंटिन्यूसली एक ही फसल को हम जब करते हैं वहाँ पे कल्टीवेट, तो उससे जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो यूज़ हो जाते हैं, तो सॉइल की कंडीशन कुछ ख़राब हो जाती है, जिससे इसकी सलाहियत मुतासिर होती है। जब फसलों को हम यानी एक सीज़न में कोई एक फसल हम अगर कल्टीवेट कर रहे हैं और दूसरे में दूसरी कल्टीवेशन हो रही है इस फसल की, तो इस तरह से दोनों फसलों को अलग अलग न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड हो सकते हैं, और इस तरह उस ज़मीन को कुछ टाइम मिल जाता है अपनी मैनेजमेंट के लिए। तो अगर एक ही फसल को हम बोते रहेंगे और उसी को काटते रहेंगे तो ज़मीन के तमाम न्यूट्रिएंट्स की में कमी आ जाएगी और प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी। कुछ मैंने इमेज शेयर किए हैं, ये तरतीब से कैश क्रॉप्स हैं। सबसे पहले जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो कॉटन है, सेकंड पे राइस, फिर इसी तरह हमारे पास वीट है, बाकी भी हैं, लेकिन मेजर क्रॉप जो कैश क्रॉप है वो कॉटन, फिर राइस, वीट और शुगर कैन वगैरह, ये सारी हैं तो कैश क्रॉप, लेकिन जो मेजर कैश क्रॉप है वो कॉटन है। सस्टेनेबल का मतलब है ड्यूरेबल। तो ड्यूरेबल ऐसी अप्रोचेस हमने देखनी है, ऐसे तरीके देखने हैं जिससे हम एग्रीकल्चर को डेवलप कर सकें। तो पहला इसमें अप्रोच ये है कि क्रॉप रोटेशन। रोटेशन का मतलब है चेंज कर करके, यानी एक सीज़न में आपने अगर कोई फसल उगाई है तो नेक्स्ट में कोई और फसल उगा देंगे। जैसे गंदम उगाते हैं तो अगले में आपने मकई या ज्वार, बाजरा, मतलब इसको अल्टरनेट करके करेंगे, हम उगाएंगे। इंटरक्रॉपिंग का मतलब होता है एक ही फील्ड के अंदर आप 2 या एक से ज़्यादा फसलें उगाएं। फिर कवर क्रॉपिंग में क्या होता है? कवर यानी पूरे एरिया को कवर कर दे, इतनी आपने उसके ऊपर प्लांटेशन करनी है। और इस सारी एरिया जब
कवर हो जाएगा किसी प्लांट से, तो वहाँ से सॉइल की इरोजन नहीं होगी, यानी ज़मीन टूट फूट का शिकार होकर नीचे नहीं गिरेगी मट्टी। कंपोस्टिंग क्या होता है? नेचुरल प्रोसेस है रिसाइकलिंग करने का। जितना भी ऑर्गेनिक मटेरियल होगा, जैसे खेत के अंदर अगर पत्ते गिरे हुए हैं या फूड स्क्रैप्स हैं, वैल्यूएबल फर्टिलाइज़र्स हैं, वो क्या करते हैं, उसको हमने यूटिलाइज़ करना है। उससे सॉइल रिच हो जाती है, यानी उसके अंदर फर्टिलाइजेशन आ जाती है। बायोलॉजिकल पेस्ट कंट्रोल में हमने नेचुरल जितने भी प्रीडेटर्स हैं, यानी ऐसे इंसेक्ट्स हैं, माइट्स हैं जो कि दूसरे इंसेक्ट्स को खाते हैं, उनको यूज़ करके हमने इसको कंट्रोल करना है। जितने भी कीड़े मार अद्वियात होती हैं उनके बजाय हम इनको यूज़ कर सकते हैं, जैसा कि लेडी बग, एफिड्स को, जितने भी एफिड्स होंगे वो खुराक बनेंगे लेडी बग की। इस तरह लेस विंग्स जो होंगी वो वाइट फ्लाइज को खा लेंगी। तो इस तरह हमारे जो इंसेक्ट्स का इशू है वो भी सॉल्व हो जाएगा। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए हमें चाहिए जो फार्म लैंड जितने भी हैं हम उनको हाउसिंग स्कीम ना शुरू कर दें वहाँ पे। तो इस तरह जितना भी वाटर सप्लाई हम अच्छा करेंगे इन लैंड्स को, एग्रीकल्चर का काम बहुत ही अच्छा होगा। तो इसके लिए वाटर स्कीम्स ऐसी बनानी चाहिए कि जो कि एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ को सस्टेन कर सकें, उनको बरकरार रख सकें। कपास और चावल दोनों एक हमारी बहुत इम्पोर्टेंट एग्रीकल्चरल क्रॉप्स हैं जो कि मुख्तलिफ़ शहरों में, इलाकों में काश्त की जाती हैं। और दोनों फसलें बेशुमार किसानों को और मज़दूरों को रोज़गार फ़राहम करती हैं पूरी दुनिया के अंदर। राइस एक स्टेपल क्रॉप है, ऐसी क्रॉप जिसको हम सिर्फ ग़िज़ाई ज़रूरत पूरी करने के लिए उगाते हैं, और अगर बच जाती है तो उसको हम एक्सपोर्ट भी करते हैं। और इसी तरह दोनों फसलों की कटाई के वक्त उनको शहरों में ला के बेचने तक जितना भी काम है, बुवाई से लेकर कटाई तक, सारे के सारे काम में बेशुमार लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलती। दोनों सेक्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, कॉटन भी और राइस भी। लेकिन राइस का काम क्योंकि बहुत बड़े पैमाने पे होता है, उसको कल्टीवेशन के लिए, कंजप्शन के लिए बहुत ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट दी जाती है, तभी ये काम कंप्लीट होता है। फ़िशरीज़ भी एग्रीकल्चर का ही एक सब सेक्टर है। इसमें मुख्तलिफ़ तरह की फ़िश को पकड़ना, उनको बेचना, साफ़ करना, दूसरे कंट्रीज़ को एक्सपोर्ट करना, सारे काम इसमें आते हैं। और इससे मुल्क की इकोनॉमी को फूड भी प्रोवाइड होता है, एम्प्लॉयमेंट मिलती है लोगों को एक्सपोर्ट करने के लिए भी। और इसने 2020 में कम से कम 1.6% टोटल जीडीपी का इसने ऑब्टेन किया। जितनी भी एक्सपोर्ट्स थी उसमें 1.6% सिर्फ फ़िशरीज़ का कंट्रीब्यूशन थी। और बहुत से कंट्रीज़ हैं जिनको ये एक्सपोर्ट करते हैं, तो उनका ज़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट अगर आप याद करना चाहें तो कर भी सकते हैं। फिर इसके बाद ये फ़िश इंडस्ट्री 2020 के अंदर फ़िश की जितनी भी इंपोर्ट हो रही थी, हमारे दूसरे कंट्रीज़ को हम जो बेच रहे थे, वो 22 मिलियन से 6 मिलियन पे आ गई सिर्फ 2020 में, जो कि 2017 में 22 मिलियन थी, 20 में वही सिर्फ 6 मिलियन पे आ गई। तो ये अच्छा खासा इसमें डिक्लाइन आ गया था, जिसकी मेन रीज़न ओवर फिशिंग है, पोल्यूशन है, तो हमें इनको अवॉइड करना चाहिए। लाइफ स्टॉक भी एग्रीकल्चर की ही एक फार्म है, एक शक्ल है। लाइफ स्टॉक फार्मिंग के अंदर हम डोमेस्टिक एनिमल्स को पालते हैं, उनको मैनेज करते हैं। और ये क्यों करते हैं? ताकि हमें मिल्क, मीट, एग्स और दूसरी जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं ना एनिमल से मिलने वाली, वो हासिल हो सकें। दूसरी प्रोडक्ट्स क्या होती हैं? हमें चमड़ा चाहिए होता है, लेदर चाहिए होता है, और भी बेशुमार चीज़ें चाहिए होती हैं, ठीक है, वूल चाहिए। तो ये सबसे पुराना मेथड है लाइफ स्टॉक फार्मिंग, और एक इम्पॉर्टेंट फार्म है ये एग्रीकल्चर की। इसने मुल्क की इकोनॉमी के अंदर 11% जीडीपी का इंक्रीज़ किया, जो कि फ़िश का भी हमने कितना डिस्कस किया, 1.6 था। और इससे हमें फूड सिक्योरिटी मिलती है। फूड सिक्योरिटी मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि हमें इस बात की श्योरिटी होती है कि शॉर्टेज ऑफ फूड नहीं होगा, और साथ साथ हमें हाई क्वालिटी प्रोटीन भी मिलता है लाइफ स्टॉक से। Dear learners, do subscribe, like and share my channel.